तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम सी की लैंग्वेज के अंदर एक हाफ किस्म का डायमंड कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर शेप्स वाली वीडियो के अंदर कैसे एक फुल डायमंड को बनाया था और बाद में हमने उस डायमंड को हॉलो डायमंड के अंदर भी कन्वर्ट किया था बाई यूजिंग जस्ट अ फॉर्मूला। अगर आप हाफ डायमंड की शेप की तरफ गौर से देखें तो आपको एक चीज़ रियलाइज होगी इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही है और ये दो ट्राइंगल्स की कोड से कंबाइन होकर बन सकता है। इसके और भी लॉजिकल वेज होंगे सारे करने के और भी बहुत से फॉर्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन ईजीएस्ट ये है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले से लर्न की हुई है और आपको वो आती है तो आप सिंपल उसकी कोडिंग या रिपीटिशन पे लगा दें ताकि आपका काम ईजी और आपका कोड बन जाए। कोड जैसा मर्जी हो, लेकिन अगर आपके कोड के अंदर जो वर्किंग है वो प्रॉपर काम कर रही हो तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ ऊपर एक राइट ट्राइंगल बनी हुई है लेफ़्ट किस्म की, और इसी ट्राइंगल के नीचे एक और किस्म की ट्राइंगल बनी हुई है जो कि रिवर्स से स्टार्ट हो रही है। और इसके बाद एक प्रॉपर किस्म का हमारे पास ट्राइंगल डायमंड की एक लूप नज़र आ रही है जो कि प्रॉपर एक हाफ डायमंड की शेप इख्तियार कर चुका है। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ट्राइंगल की कोडिंग करेंगे। इस ट्राइंगल की कोडिंग के बिल्कुल नीचे ही हम इस वाले ट्राइंगल की कोडिंग करेंगे। अब इन दोनों में एक फ़र्क है, इन दोनों में एक जो फ़र्क ये है कि ये जो एक इसमें जो ये एरर नहीं है एक अच्छा आ रहा है। बाकी देखें हार्ड लूप जो है यार एक्सटेरिक जो है वो एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये एक ज़्यादा आ रहा है। इसका भी मैं आपको वजह बताऊँगा कि हमने ये कैसे आएगा और एक प्रॉपर डायमंड की शेप ये कैसे इख्तियार करेगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर एक वेरिएबल ले लिया डायमंड रोज़ के नाम से, और मैं यूज़र से कहता हूँ कि मुझे इंटर रोज़ कर दो। उसके बाद मैंने इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, फिर स्कैनफ लगाई। स्कैनफ के बाद मैं %d कहता हूँ ताकि यूज़र हमें कोई वैल्यू इनपुट करे। कोमा लगाया, कोमा के बाद एंड का साइन और जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया उसका नाम आ जाएगा। सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाने के बाद इसको बंद कर दिया। सेमीकोलन बंद लगाने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे अपनी पहली लूप जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल को कंट्रोल करेगी। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप लेफ्ट किस्म का राइट ऑपोजिट किस्म का राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल की आपने मेरी वीडियो देखी हो पिछले वाली, मैं उसका लिंक नीचे भी दे दूँगा। अगर आपको वो समझ नहीं आई पहले आप वो समझें, फिर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर इसका ड्राई रन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसका ड्राई रन करके पहले वीडियो के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ आके हम पहले फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप के अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे इंट आई के नाम से। आई की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ 1, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है, एक स्टैटिक से प्रिंट हो रही है। तो यहाँ मैं आई किसके इक्वल ले रहा हूँ, 1 के। कोमा लगा, सेमीकोलन का साइन लगा दिया। उसके बाद आई की कंडीशन तब तक रन करते जब तक ये कम ना हो जाए रोज से, और आखिर पे इंक्रीमेंट कर दिया हमने आई के अंदर आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम एक और इनर लूप लगा देंगे, ये हो जाएगी पेरेंट लूप। पेरेंट लूप के अंदर एक इनर लूप। इनर लूप के अंदर मैं एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ जे। जे की वैल्यू हो जाएगी 1, सेमीकोलन। जे जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा आई के, और बाद में जे के अंदर एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ मैं जे की लूप ख़त्म कर चुका हूँ, और जे की लूप ख़त्म करने के बाद अब मैं इसका इनर लूप भी लगाऊंगा। अब इनर लूप के अंदर मैं प्रिंटिंग का काम करूँगा, और यहाँ मैं प्रिंट एफ कर दूँगा एक एस्टेरिक। एस्टेरिक क्यों प्रिंट करें, क्योंकि हमने एस्टेरिक की प्रिंटिंग चाहिए इसलिए हम एस्टेरिक प्रिंट करें, तो उसमें इसका तो कोई खास लॉजिक नहीं। जब मैं इस इनर लूप से बाहर निकलूँगा तो मैं यहाँ एक और प्रिंट एफ लगाऊँगा, और इस प्रिंट एफ के अंदर मैं लाइन ब्रेक का काम करूँगा। लाइन ब्रेक क्यों करते हैं, ताकि जो आउटपुट है ये बार बार अगली लाइन के ऊपर ही जाए, ना कि इसके आगे प्रिंट हो। ये काम क्या करता है, ब्लैक स्लैश एन ये काम करता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर आके सेमीकोलन लगाता हूँ और ये मेरे पहली लूप ख़त्म हो चुकी है। अभी जो मैंने लूप लिखी है ये किसका काम करेगी, इसको प्रिंट करवाने का काम करेगी। पहली बार जब कोड रन होगा तो एक स्टैटिक प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5। आपने इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है कि ये जो कोड लिखा है इसके अंदर इस स्टैटिक के बाद स्पेस लाजमी देनी है। स्टैटिक के बाद स्पेस देने का क्या मकसद है, स्टैटिक के बाद स्पेस देने का ये मकसद है कि अगर हम ना भी देंगे ना तो ये जो स्पेस आ रही है अंदर डायमंड की शेप के अंदर, ये यहाँ से मिस हो जाएगी। ये डायमंड काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, और आपका जो टीचर है या जो भी चेक करने वाला है वो हो सकता है आपकी ये जो प्रोग्राम है इसको कि ये प्रोग्राम आपने सही नहीं लिखा, तो इसलिए हम ऊपर स्पेस दे देंगे ताकि कोई भी शको शुबा ना रहे। ये एक ट्रायंगल की हमारे पास कोडिंग
हो चुकी है। अगर मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास की क्या आउटपुट आती है, क्या ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल है ये बनता है हमारे पास या नहीं बनता। तो क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ, स्कैनर व प्रिंटफ को लोड करवा दिया, लेकिन मैंने ऊपर कोनियो नहीं लगाया और कोनियो को मैंने एस्क्यूमेंट यूज़ किया हुआ है। अब हो जाएगा सही। आप इसको दोबारा करते हैं डिबग। डिबग एनी पे और देखते हैं कि जो पहली वाली ट्रायंगल है वो हमारे पास बन चुकी है कि नहीं बन चुकी। यहाँ एंटर रोज आया तो मैं 5 एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो पहली किस्म की जो रोज है, जो ऊपर वाली रो है ट्रायंगल है ये वाली, ये हमारे पास बन चुकी है। तो मतलब हमारा हाफ जो डायमंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस फोर लूप के नीचे एक और फोर लूप लगाएंगे कि जब ये एंड हो जाएगी, मतलब ये रन होकर सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो एक और फोर लूप लगा दो और यहाँ आई को डिक्लेयर करवाता हूँ और यहाँ आई को मैं 1 के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आई जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए रोज से। सेम ऊपर वाली कमांड अभी रन दोबारा चल रही है, ठीक है। और आगे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। अब इसके अंदर मैं आकर एक इनर लूप लगाता हूँ जे के नाम से, फोर लूप लगा दी और फोर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाता हूँ जे। अब यहाँ जे की जो वैल्यू है वो रोज़ की इक्वल होगी। अब वो वैल्यू रोज़ की इक्वल क्यों होगी, क्योंकि रोज़ जो कि मैं गिवन करूँगा 5। अब यहाँ देखें, यहाँ सबसे पहले कितने स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, जितने भी यूज़र डाटा देगा। यहाँ मैंने यूज़र को कितने दिए, मैं 6 दिए हुए दिए, 7 दिए, मतलब 7 स्टैटिक प्रिंट किए हैं। फिर कम होते होते 1 की तरफ जाएगा। तो इस बार हम वो वाले लूप जो प्रिंटिंग का काम करिए वहाँ हमने जे को किसके इनिशियलाइज़ करवाया, रोज़ के। इसके बाद सेमी कोलन का साइन, सेमी कोलन के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जे इज़ ग्रेटर दैन आई। जे इज़ ग्रेटर दैन आई के बाद हम सेमी कोलन लगाएंगे और जे के अंदर यहाँ हम बारी बारी क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट करने का मकसद क्या है कि पहले अगर वो 4 स्टेरिक को प्रिंट कर रहा है, फिर वो 3 को करेगा, फिर 2 को, फिर 1 को, और लास्ट पे आके वो लूप्स जब कंडीशन ही गलत हो जाएगी तो वो लूप से क्या हो जाएगा, एग्जिट आउट हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रिंटफ लगाता हूँ और प्रिंटफ लगाने के बाद मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ एस्टेरिक के साइन को, और यहाँ भी मैं एक स्पेस लास्ट भी देता हूँ क्योंकि स्पेस देने से हमारा जो प्रोग्राम है डायमंड की शेप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्जैक्ट किस्म की लगेगी। जब मैं इस लूप से बाहर निकलूँगा, चाइल्ड लूप से बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ एक और प्रिंटफ लगाऊंगा और प्रिंटफ लगाने के बाद सेम ऊपर वाले की तरह मैं इसके अंदर ब्लैक स्लैश एन यूज़ करूँगा ताकि हमारी लाइन के अंदर क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर आप मेरी पिछली वीडियो से कंपेयर करते हैं, यहाँ मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। मैंने यहाँ कह दिया कि जब जैसे ही आई जो है वो जे से छोटा होगा हम कंडीशन से क्या कर देंगे, फॉल्स आउट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब पहली बार जब कंडीशन रन करेगी तो उसकी जब पहली बार कंडीशन रन करेगी तो यहाँ ऊपर वाले ट्रायंगल की तरह 7 8 नहीं प्रिंट होंगे बल्कि उससे कम प्रिंट होगा। उससे कम क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ आई इस जे इज़ ग्रेटर दैन आई की कंडीशन लगाई है, ना कि जे इज़ इक्वल दैन आई वाली। इससे ये फ़र्क पड़ेगा। आप करते हैं इसको ड्राई रन नहीं डीबग करते हैं। अगर आप इसका ड्राई रन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूँगा और आप वहाँ जाके इसको बारी बारी समझें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ट्रायंगल्स के रिलेटेड क्लियर हो जाए। एक बार ट्रायंगल आपको सारे आ जाएँ फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा इन शेप्स को पढ़ना जो कि ट्रायंगल्स से मिलकर बनते हैं। मैं 8 नाम देता हूँ। अब मैंने 8 की वैल्यू दी तो देखिए मेरे पास प्रॉपर एक डायमंड प्रिंट हो चुका है जिसके अंदर स्पेस भी इक्वल आ रही है, हाफ डायमंड और प्रॉपर एक डायमंड की शेप नज़र आ रही है। आप दोबारा देख सकते हैं जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका एक स्टेरिक ऊपर वाले से कम है। वो क्यों कम है, क्योंकि मैंने ऊपर इक्वल का साइन नहीं यूज़ किया। अगर मैं ऊपर इक्वल का साइन यूज़ करता तो मेरे पास जो डायमंड है वो बिल्कुल उस जैसी आती है। मैं इक्वल का साइन यूज़ करता हूँ और इसके बाद मैं आपको रन करके और यहाँ मैं इसको इनपुट देता हूँ 8 की। तो देखिए इस बार जब इसने प्रिंटिंग किया तो इसने ये 2 लाइनों को आपस में एक साथ इक्वल तौर पे प्रिंट करवा दी जो कि एक प्रॉपर डायमंड की शेप नहीं निकल रही, क्योंकि इससे तो यूज़र जो भी प्रोग्रामर है चेक करने वाला उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने 2 ट्रायंगल्स का कोड लिखा है। तो इसलिए हमने वहाँ इक्वल का साइन नहीं डाला जिसकी वजह से ये वाला प्रिंट नहीं हुआ था। फिर हर एक से एक कम होता गया और जैसे ही वो कम होता गया हमारी एक प्रॉपर डायमंड की शेप बन गई। ये था पहला कोड जिसके अंदर हम एक हाफ डायमंड को बना रहे हैं।
अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी शेप की जानिब। इस शेप के अंदर हम एक एरो बनाएंगे और अगर आप इस शेप को गौर से देखें तो यहाँ भी एक ट्रायंगल जो है वो देखें लेफ्ट वर्ड, एक ट्रायंगल जो है वो है इन्वर्स किस्म का राइट ट्रायंगल, और दूसरा वाला जो है वो है इन्वर्टेड किस्म का दूसरा वाला ट्रायंगल। यहाँ एक और एरो आएगा, इससे शेप होगी। और यहाँ एक दूसरी टाइप का होगा जो कि सिंपल राइट ट्रायंगल होगा। ये शेप्स ही हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं और यहाँ आके हम इनकी कोडिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे पहले वाले के अंदर यहाँ एक स्पेस आ रही है, यहाँ 2 स्पेसिस आ रही हैं, यहाँ 3 स्पेसिस आ रही हैं, यहाँ 4 स्पेसिस आ रही हैं, यहाँ 5 स्पेसिस आ रही हैं। इस तरह अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल की तरफ आएंगे तो यहाँ 5 स्पेसिस आ रही हैं, फिर वो स्पेस कम हो गए, 4 3 2 1 और आखिर पे आके एंड हो जाती है। तो इस वाले जो ट्रायंगल होगा इसके अंदर हम जो भी शेप है इसके अंदर हम 3 किस्म की फॉर लूप यूज़ करेंगे। एक फॉर लूप होगी आउटर लूप, एक फॉर लूप होगी इनर लूप, और एक उस लूप के अंदर एक लूप यूज़ होगी जो कि स्पेस लूप करा देगी, जो कि इन स्पेसिस को कंट्रोल करेगी। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक शेप बनाई थी जिसके अंदर स्पेसिस राइट साइड पे आ रही थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर दे देता है, लेकिन जब स्पेस लेफ्ट साइड पे आए तो कंपाइलर को इसको प्रिंट करवाना पड़ता है, जो कि हम आज एक फॉर लूप के साथ कर पाएंगे। इसकी कोडिंग मैं ट्रैक जल्दी करता हूँ क्योंकि इसकी जो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है वो पिछली वीडियोस के अंदर लास्ट में मौजूद है। मैं उसका लिंक नीचे गिवन कर दूँगा, जिसके अंदर मैंने रिवर्स किस्म का ट्रायंगल आपको सारा का सारा बनाया है। सेम कोडिंग लिखनी है, कोई फ़र्क नहीं है। पहले आपने कोडिंग लिखनी है इस वाले ट्रायंगल की, जैसे इस वाले ट्रायंगल की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी सेम आपने उसके नीचे ये वाले ट्रायंगल की कोडिंग को लिख देना। कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उसके अंदर उसका ड्राई रन भी समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ सिंपल इन दोनों की कोडिंग लिख के दिखाऊँगा, समझाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने वो पिछली वीडियो के अंदर सारा कुछ समझाया हुआ है। आपको रन करके दिखाऊँगा और आपको ये सेम सारी के सारी आउटपुट समझा के दिखाऊँगा। और सिर्फ काम ये है कि आपने सबसे पहले इस ट्रायंगल का कोड लिखना है रिवर्स किस्म का, और फिर इस ट्रायंगल का कोड लिखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम को क्या कर देगा, ईजी कर देगा और हमारा काम बचा देगा। क्योंकि हमने अभी तक जो पिछली शेप भी भरी उसके अंदर भी हमने ट्रायंगल के साथ काम किया, इस वाली वीडियो के अंदर भी हम ट्रायंगल के साथ काम कर रहे हैं। और ट्रायंगल के साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है सी की लैंग्वेज के अंदर। बार बार अगर सेम शेप्स आ रही हैं तो आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए ईजी होगा पेपर के अंदर या क्विज वगैरह के अंदर असाइनमेंट के ये सवालात करना। तो चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो अब इसकी कोडिंग कर चुका मैं कंप्लीट। किसकी कोडिंग? एक एरो की शेप की कोडिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट ली रोज़ के अंदर, फिर मैंने एक आउटर लूप यूज़ की। उस आउटर लूप के अंदर मैं रोज़ आई को जो है वो रोज़ की डिक्लेयर करवा देंगे, क्योंकि हमने पहली लाइन के अंदर पाँच उनको प्रिंट करना है। मैं इसकी आउटपुट एक बार आपके सामने शो करवा दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए डिबग यानी पे। और यहाँ मैं यूज़र को वैल्यू देता हूँ 8 वैल्यू देते हैं यहाँ आज वो, और यहाँ मैंने यूज़र को 8 वैल्यू दी। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल एरो की शेप के अंदर बन चुका है, प्रॉपर एक राइट एरो बन चुकी है। सबसे पहले उसने ये वाला ट्रायंगल शेप बनाया और फिर उसने ये वाला ट्रायंगल बना दिया और हमारे पास एक एरो की शेप ईजिली तौर पे बन चुकी है। तो मेरा मकसद ये था कि हमने यहाँ आई की वैल्यू रोज़ की इक्वल क्यों डिक्लेयर करवाई, क्योंकि हमने सबसे पहले उतनी वैल्यू को प्रिंट करवाना है जो कि यूज़र हम देगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 स्टैटिक होते, अगर यहाँ 8 वैल्यू होते यहाँ 8 स्टैटिक होता, अगर यहाँ 9 10 जितने भी सॉन हम लाइट कर सकते हैं उतने होते हैं। यहाँ हमने आई को डिक्रीमेंट दिया। डिक्रीमेंट क्यों दिया? ताकि बारी बारी जो स्टैटिक की वो है वैल्यू वो कम होती जाए। फिर हमने के को किसके इक्वल ऐड कर लिया, रोज़ -1, मतलब जो भी यूज़र हमें वैल्यू देगा उससे -1 करना है। -1 क्यों करना है? क्योंकि पहली वाली रो के अंदर एक स्पेस आ रही है। टोटल यूज़र ने यहाँ हमें कितनी रोज़ दी हुई है? 8 8 -1 कितना हो जाएगा? 7। अब वो 7 की जब कंडीशन चेक करेगा कि क्या 7 ग्रेटर है आई से, और आई की वैल्यू कितनी है? 8, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी। जब कंडीशन फोर्स हो जाएगी तो वो जे के ऊपर आ जाएगा और जे के ऊपर आके इन स्टेरिक को प्रिंट करवाना शुरू कर देगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, जिसके अंदर हम एक एरो को बना देंगे। एरो को बनाने का सारा जो भी प्रोग्राम है और जो भी कोडिंग है वो पिछले प्रोग्राम्स के अंदर गिवन है। मैं उसका लिंक बार बार कह रहूँगा, मैं नीचे दे दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर मैंने प्रॉपर ड्राई रन किया हुआ है ताकि आपको इस एरो के बनाने की समझ आ जाए। जिसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 ट्रायंगल्स को ऊपर नीचे रख के उनके फॉर्मूलों को लिख दिया है। यहाँ तक जो है ये ऊपर वाले ट्रायंगल की वो हो रही है कोडिंग,
और यहाँ आकर नीचे वाले ट्रायंगल की सारी कोडिंग आ गया। जैसे ही कोडिंग खत्म हुई हमने गेट सी एच लगाया और हमारे पास एक एरो की स्पेस की आउटपुट निकल आई। अब जो शेप बनाने हमने सी की लैंग्वेज में वो है एक प्लस का साइन। प्लस का साइन देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर भी पहले 4-5 स्पीसीज आ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर एक लाइन आती है जहाँ के सारे स्टेरिक प्रिंट हो रहे हैं, फिर सेम ही नेगेटिव के अंदर वो चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी कोडिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर हमारे पास एकदम सारे के सारे स्टेरिक जितना भी यूज़र ने गिवन दिया होगा उतने प्रिंट हो रहे हैं, और उसके बाद नीचे प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे, एक होगी आउटर लूप और एक होगी इसके अंदर इनर लूप। और जो इनर लूप होगा वो हम एक इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर हम स्टैटिक को प्रिंट करेंगे, जबकि एल्स के अंदर हम प्रिंट करेंगे स्पेस को। और वो स्पेस किसको कंट्रोल करेगी, ये जो भी स्पेसिस आ रही हैं इस साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर कंपाइलर के अंदर। ये देखिए यहाँ भी स्पेसिस आ रही हैं, यहाँ भी स्पेसिस आ रही है और यहाँ भी, मतलब ये वाली जो 3 शेप्स हैं और ये वाली जो 3 इनके ऊपर जो कोडिंग रन हो रही है वो सेम किस्म की होगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी कोडिंग तरफ। यूज़र से मैं रोज़ मांग चुका हूँ कि मतलब कितनी रोज़ का इसने एरो चाहिए वो मांग चुके हैं, और ये सारा का सारा काम सेम है। तो हम यहाँ ऑटो लूप लगाएंगे और ऑटो लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दूँगा आई के नाम से। अब इन वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम हाइट, इसका नाम आप नंबर रख सकते हैं, इसका रो रख सकते हैं, फिर कॉलम, फिर स्पेस। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे और आपको वो किस तरह की प्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई, और आई के अंदर जो वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ वो होती है 1। सेमीकोलन लगाता हूँ और मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि जो आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए रोज से, फिर सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। इसके बाद एंटर दबाता हूँ। एंटर दबाने के बाद फोर लूप के इनर लूप के अंदर आता हूँ जहाँ मैं एक चाइल्ड लूप लगाता हूँ, और चाइल्ड लूप लगाने के बाद मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, और कंडीशन लगाने से पहले मैं जे को डिक्लेयर करवाता हूँ, और जे के अंदर मैं वैल्यू रखूँगा 1, सेमीकोलन का साइन लगाऊँगा, कहूँगा जे जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए रोज़ से, तब तक ये कंडीशन रन करते रहो। उसके बाद जे प्लस प्लस लगा दूँगा। अब इसके जब बॉडी के अंदर आऊँगा तो मैं यहाँ एक इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, और इफ़ कंडीशन के अंदर मैं कहूँगा कि जब तक आई जो है वो इक्वल हो, रोज़ को डिवाइड करो 2 के साथ, जो भी इसने डाटा दिया होगा उसको 2 से डिवाइड करो, और जो भी आंसर है उसमें एक ऐड कर दो, तब और फिर आर का साइन आ जाएगा। और जब जे इक्वल हो सेम इसी फॉर्मूला के, फिर रोज़ को डिवाइड करो 2 के साथ और प्लस कर दो उसमें 1। जब तक जो आई और जे इसके इक्वल होते रहेंगे तो हमने क्या प्रिंट करना है, उसके अंदर प्रिंट एफ लगानी है हमने स्टैटिक की। मैं आपको इसका ड्राई रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए, और आपके जो भी वैमो घुमान आ रहेंगे फॉर्मूला कहाँ से है और उसका भी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको इजीली तौर पे हो जाएगी। स्टैटिक का साइन प्रिंट करवा दो सेमीकोलन, और अगर ये कोड रन नहीं होता, मतलब जो आई और जे की वैल्यू वो इसकी इक्वल नहीं होती, तो एल्स के अंदर जो भी कंडीशन है तो उसको रन करवा दो। तो एल्स के अंदर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ एल्स के अंदर हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे एक स्पेस को, और यहाँ आ जाएंगे सेमीकोलन का साइन। इसके बाद हम मेन लूप के अंदर वापस आएंगे, मेन फोर लूप के अंदर, और फोर लूप जो मेन वाली मतलब पेरेंट वाली उसके अंदर हम एक प्रिंटफ यूज़ कर देंगे लाइन ट्री का प्रिंटफ क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि आउटपुट जो है वो अगली लाइन के अंदर आए और अच्छी लगे लिखी हुई भी। यहाँ हम सेमीकोलन का साइन लगा देते हैं, और ये हमारा हो चुका है कोड कंप्लीट एक एडिशन के साइन का। आए इसको पहले ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन मैं यहाँ ही कर देता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। स्टेरिक का साइन लगाता हूँ यहाँ। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है। यूज़र से फॉर एग्जांपल हम जो रोज़ हैं वो ले लेते हैं 6 रोज़ ले लेते हैं, हम डाटा खुद से ऐड कर लेते हैं, रोज़ जितनी है वो हैं 4 ले लेते हैं। चलिए ईजी करते हैं। रोज़ हमने ले ली 4 ऐड कर ली, ठीक है। आई की कंडीशन चली। अब देखेंगे जो 1 है वो लेसन है 4 से, लेसन या इक्वल है 4 से, तो कंडीशन यहाँ क्या है 2 है। जब कंडीशन 2 है तो वो आ जाएगा इस इनर लूप के अंदर। इनर लूप के अंदर आएगा तो यहाँ इसको एक नया वेरिएबल मिल जाएगा जे के नाम का, और जे को वो डिक्लेयर करवा देगा 1 की। कंडीशन अभी भी क्या है 2 है। अब वो जे की कंडीशन को चेक करेगा कि यार जे जो है वो छोटा या इक्वल है रोज़ से,
हाँ अभी भी जे जो है वो छोटा इक्वल है रो से, क्योंकि सेम कंडीशन ऊपर अप्लाई हो रही। जब ऊपर वाली कंडीशन भी फोर्स हो जाएगी ऑटोमेटिक कि नीचे वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा सच नहीं है। कंडीशन 2 हो जाएगी। कंडीशन 2 होने के बाद वो आ जाएगा इफ़ के ऊपर। अब इफ़ के ऊपर आके देखिएगा क्या आई की वैल्यू इसकी इक्वल है। अब आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें रोज़ कितनी गिवन है 4। 4 को डिवाइड किया जाए 2 से, कितना आंसर आता है 2, और 2 में प्लस कर दिया जाए 1 जो कि इक्वल होता है 3 के। मतलब अगर तो आई या जे की में से वैल्यू किसी की भी 3 है, बार बार चेक करेगा कि आई और जे के अंदर किसी की वैल्यू जो है वो 3 है, तो तब वो उसकी वैल्यू के अंदर एक स्टेरिक को प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज़ वो प्रिंट नहीं करवाएगा। हमने ये जो कंडीशन वाली वैल्यू है इसको एक बार ही नोटिस कर लिया। अब हमें कैसे पता चला कि हमने ये वाली कंडीशन लगानी है कि नहीं लगानी है, हमें क्यों कैसे पता चला कि हमने ये फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना। इसका जवाब ये कि जब हम इस एडिशन के साइन की तरफ देखते हैं तो हम कोई भी नंबर ले लें तो उस नंबर के अंदर जो भी स्पेस होती है वो इस फॉर्मूले के तहत काउंट होती है। जो भी रोज़ होंगे उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और बाद में उसमें एक ऐड करेंगे। एक ऐड करने का मकसद क्या होता है कि ताकि ये जो स्पेसिस आ रही हैं एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर रहें, ऊपर और नीचे वाली साइड के अंदर। मतलब जो आंसर आएगा वो 3 इक्वल होगा, तो हमने क्या प्रिंट करना है, एस्टेरिक प्रिंट करना है, अदरवाइज हमने क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट कर देनी है। तो यहाँ हम देखेंगे जो जे है वो 3 इक्वल है, नहीं है। आई जो है वो 3 की इक्वल है, नहीं है। तो मतलब पहली जो कंडीशन रन होगी उसके अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, कंडीशन 2 है। दोबारा नीचे आएगा, देखेगा क्या आई 3 इक्वल है, तो आंसर क्या है, नहीं। जे 3 की इक्वल है, आंसर क्या है, नहीं। तो यहाँ भी दोबारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। अब जे की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3 और यहाँ भी कितनी हो जाएगी 3। जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी तो वो नीचे आके क्या प्रिंट कर देगा, एक स्टेरिक को प्रिंट कर देगा। अब कंडीशन ऊपर जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी जे की 4। अभी भी कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन कंडीशन 2 है, लेकिन नीचे आने वाली जो कंडीशन है इफ़ के अंदर वो तो फॉल्स है। मतलब आई और जे की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल नहीं है, मतलब 3 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स के अंदर आएगा और एल्स के अंदर आके यहाँ स्पेस को एक प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। जब 5 होगा तो ये कंडीशन जे वाली खत्म हो जाएगी। जब जे की कंडीशन खत्म होगी तो वो मेन लूप के अंदर आएगा। मेन लूप के अंदर देखा कि प्रिंटफ लगी हुई है लाइन ब्रेक वाली, वो लाइन ब्रेक करके आ जाएगा ऊपर वाले हिस्से की तरफ। जब ऊपर आएगा तो अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो चुकी हुई है 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। सेम ये लूप चलेगी और जब जे की वैल्यू 3 की इक्वल होगी तो वो सेम इसके नीचे एक स्टेरिक को प्रिंट कर देगा। अभी तक तो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा ईजी और हमें अच्छा लग रहा है। अब दोबारा ऊपर जाएगा, अब इस बार जो जे की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। यहाँ भी आ जाएगा 3। कंडीशन क्या है 2 की, 3 जो है वो 4 से छोटा है, हाँ है। यहाँ पहले आ जाएगा 1। ये मैं तीसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब ये कंडीशन मैंने इस ड्रायर स्किप कर दिया है, वो सेम काम रिपीट हो रहा था। अब ये यहाँ आकर एक ट्विस्ट आ जाता है। अब यहाँ देखें कि जैसे ही वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, जे इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो वो आ जाएगा यहाँ, और वो आगे यहाँ देखेगा क्या आई रोज़ डिवाइडेड बाई 2 या +1 जो कि जिसका आंसर बनता है 3 इसके इक्वल है। तो हम देखेंगे कि हाँ आई इक्वल है, तो वो क्या करेगा, यहाँ आकर एक स्टेरिक को प्रिंट कर देगा। वो दोबारा ऊपर जाएगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू हो जाएगी 2 तो कंडीशन क्या करिए 2। जब कंडीशन 2 है तो दोबारा इफ़ के अंदर आ जाएगा, देखिएगा कि आई या जे में से किसी एक की वैल्यू 3 की इक्वल है, तो अभी भी आई की जो वैल्यू है वो 3 की इक्वल है। आई की वैल्यू 3 की इक्वल है तो यहाँ एक और स्टेरिक को प्रिंट कर देगा। दोबारा भी जाएगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ भी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब देखिएगा कि आई की वैल्यू 3 है, वो कहेगा हाँ आई की जो वैल्यू है वो 3 की इक्वल है, तो एक स्टेरिक प्रिंट कर देगा। जे की भी है, जे का भी एक स्टेरिक प्रिंट कर देगा। अब ऊपर जाएगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, लेकिन अभी भी आई की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आगे कंडीशन जो है ये वाली, ये अभी भी ट्रू हो रही है। तो जब ये ट्रू हो रही है तो यहाँ एक और स्टेरिक प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 5। जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा लूप जब ख़त्म हो जाएगी वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। जब वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा तो यहाँ बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, इधर हो जाओ, हाँ जब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 तो वो सेम जैसे ही ऊपर वाले 2 लूप्स के साथ काम किया था वही नीचे वाली लूप्स के साथ काम करेगा। एक स्टेरिक को यहाँ प्रिंट करवाएगा।
फिर एक स्टेरिक को यहाँ प्रिंट करवाएगा, हमारे पास एक प्लस का साइन कंप्लीट तौर पे बन जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और जब 5 जो होगी वो कंडीशन फोर्स हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है वो छोटा नहीं होता 4 से। अब आपने एक बात नोटिस की, ये जो साइन आ रहा है, सेंटर का जो साइन आ रहा है वो मिड के अंदर आ रहा है। गिवन की थी 6 रोज़ को गिवन किया था। अब देखेंगे इसके सेंटर में मतलब 3 जो वैल्यूज़ के अंदर ऊपर नीचे ये सारे के सारे स्टैटिक प्रिंट्स हो रहे हैं। मतलब 6 रोज़ हैं, 6 को डिवाइड करो 2 से कितना आंसर आता है 3, और 3 में एक प्लस करो कितना आता है 4। ये सारे के सारे जो स्टैटिक प्रिंट हुए हैं इस फॉर्मूले के तहत 4 स्टैटिक के ऊपर और नीचे प्रिंट हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये प्लस का साइन कंप्लीट तौर पे हो चुका है।